So, hello people, welcome to the channel and hope you are doing good in lockdown. And आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 20 इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यू डिलिजेंस के रिस्पेक्ट में। आज ये वीडियो है एंड इसका आज रिवीजन होगा, ठीक है। एंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। इसमें अराउंड मैं आपको अगर ब्रीफ कर दूँ तो इसमें अराउंड 15 क्वेश्चन हैं एंड इन 15 क्वेश्चन हमको समझने का है, राइट। फटाफट इसको समझते हैं। सबसे पहले, मिस्टर राघव इज अबव 80 years old and wishes to sell his proprietary business of manufacturing of specialty chemical। तो राघव है, 80 साल का बंदा है और वो अपने प्रोप्राइटरी बिजनेस को बेचना चाहता है। जो प्रोप्राइटरी बिजनेस है जो एंगेज है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशलिटी केमिकल। सी लिमिटेड वांट्स टू बाय द बिजनेस। सी लिमिटेड वांट्स टू बाय द बिजनेस एंड अपॉइंट्स यू टू कैरी आउट अ ड्यू डिलिजेंस ऑडिट। एंड उसने आपको अपॉइंट किया है, सी लिमिटेड ने आपको क्या अपॉइंट किया है टू कैरी आउट ड्यू डिलिजेंस ऑडिट to decide whether it would be worthwhile to acquire the business. So what procedure would you adopt before you render any advice? तो एडवाइस देने से पहले आप क्या क्या चीज़ें देखोगे? तो आंसर, तो हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, जैसे कि है आंसर में अ ड्यू डिलिजेंस ऑडिट ऑन बिहाफ ऑफ सी लिमिटेड विद अ व्यू टू एक्वायरिंग द बिजनेस। तो जो ड्यू डिलिजेंस ऑडिट हो रहा है ऑन बिहाफ ऑफ सी लिमिटेड जो हो रहा है विद अ व्यू टू एक्वायरिंग द बिजनेस shall involve the following steps। following steps क्या है? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टारगेट एंड बैकग्राउंड ऑफ द प्रमोटर। तो ब्रीफ हिस्ट्री समझो, ब्रीफ हिस्ट्री समझो। ड्यू डिलिजेंस के समय हम देखो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टारगेट एंड बैकग्राउंड ऑफ द प्रमोटर के बारे में समझो। द अकाउंटेंट शुड बिगिन द फिनेंशियल ड्यू डिलिजेंस रिव्यू। तो ये कौन सा ड्यू डिलिजेंस है? सबसे पहले फिनेंशियल ड्यू डिलिजेंस है जब भी हमको पूरे कंपनी के रिस्पेक्ट में अगर मुझे कंपनी को टेक ओवर करना है, मर्जर करना है, तो मुझे फिनेंशियल जो है ड्यू डिलिजेंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो अकाउंटेंट शुड बिगिन द फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस रिव्यू बाय लुकिंग इनटू द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी एंड द बैकग्राउंड ऑफ द प्रमोटर। दो चीज़ें, कंपनी की हिस्ट्री और प्रमोटर का बैकग्राउंड। द डिटेल्स ऑफ हाउ द कंपनी वॉज सेट अप एंड हु आर द ओरिजिनल प्रमोटर हैव टू बी गॉन इनटू एंड आई इनटू द हिस्ट्री ऑफ द टारगेट में रिवील इनटू टर्निंग पॉइंट, सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। इनकी टर्निंग पॉइंट क्या है, सर्वाइवल स्ट्रैटेजी क्या है अडॉप्टेड बाय द टारगेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। द मार्केट शेयर इंजॉय बाय द टारगेट एंड चेंजेस देयर इन। जो मार्केट शेयर वो इंजॉय करते हैं, क्या चेंजेस है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है इनकी केमिकल्स की, एडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट है इनकी कंपनी में, क्या इम्पैक्ट पड़ता है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का बिजनेस में, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस में। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है। तो जो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो जो अकाउंटेंट है वो रिलेवेंट इंक्वायरी करता है, जैसे कि टारगेट बिजनेस प्रोडक्ट के बारे में बात करता है, हिस्ट्री समझता है, प्रोडक्ट का यूज़ देखता है, उसका मार्केट शेयर देखता है, एक्सपेंसेस देखता है, डे टू डे ऑपरेशंस देखता है कि वो इकोनॉमिकल है कि भी नहीं है। अकाउंटिंग पॉलिसी, फिर जो ड्यू डिलिजेंस जो कर रहा है अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंट को उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को भी समझना चाहिए। द अकाउंटेंट शुड ऑल्सो सी द इफेक्ट ऑफ रिसेंट चेंजेस। और जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में रिसेंट चेंजेस हुए हैं उससे उसकी इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट आया, उसके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आया है, वो सारे चेंजेस इनकॉर्पोरेट करे कि नहीं करे हैं। The overall scope has to be based on the accounting policy adopted by the management. Accountant has to look at the main effect of the accounting policies on the overall profitability. देखना है कि जो चेंजेस हुए हैं अकाउंटिंग पॉलिसी में उसका ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट है। इट इज़ रीइटरेटेड दैट द अकाउंट शुड मेनली लुक एट ऑल मटेरियल चेंजेस। इट इज़ रीइटरेटेड दैट अकाउंटेंट शुड मेनली लुक एट द ऑल मटेरियल चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी इन द पीरियड सब्जेक्ट टू रिव्यू वेरी केयरफुली। द अकाउंटेंट रिपोर्ट शुड इंक्लूड अ समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी यूज बाय द टारगेट। तो जो समरी किसकी समरी इंक्लूड अ समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो टारगेट कंपनी यूज करी है, दैट चेंजेस हैव बीन मेड टू अकाउंटिंग पॉलिसी इन द रिसेंट पास्ट, द एरियाज इन विच अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो बाय द टारगेट। तो अकाउंटेंट रिपोर्ट में क्या इंक्लूड होना चाहिए, इंक्लूड अ समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है, तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के रिस्पेक्ट में समरी रिपोर्ट होनी चाहिए जिसमें बताना चाहिए कि टारगेट कंपनी कौन सी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करती है, क्या चेंजेस हुए हैं इन अकाउंटिंग पॉलिसी में रिसेंट पास में,
और एरियाज इन विच द अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड बाय द टारगेट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज अडॉप्टेड बाय द एक्वायरिंग एंटरप्राइज। किधर जो है अकाउंटिंग पॉलिसीज जो उन्होंने अडॉप्ट करी है वो इंटरप्राइज से हटके है और इसका इफेक्ट क्या है इन डिफरेंसेस का। तो ये सब चीज़ें अकाउंटेंट को अपनी रिपोर्ट में देना पड़ता है। फिर बात आती है तीसरी, रिव्यू ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। Before commencing the review of each of the aspect covered by the financial statement, the accountant should examine whether the financial statement of the target have been prepared in accordance with the statute governing the target. So before commencing the review of each aspect covered by the financial statement, instead of each aspect covered by the financial statement में बहुत सारे aspect है। अब each aspect को review करने से पहले accountant को ये देखना चाहिए कि whether the financial statement of the target have been prepared in accordance with the statute, कि फिनेंशियल स्टेटमेंट एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट बने हैं कि नहीं बने हैं, प्रॉपर फ्रेमवर्क में बने हैं कि नहीं बने हैं, एप्लीकेबल एज फॉलो होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर नहीं होते हैं, डेविएशन है, तो इफ़ नॉट, अगर नहीं फॉलो होते तो अकाउंटेंट को बाकायदा जो है रिकॉर्ड करना चाहिए डेविएशन फ्रॉम द अबव। अब After having overall review of the financial statement as mentioned in the above paragraph, the accountant should review the operating result of the target in the great detail. After having overall review of the financial statement as mentioned in above paragraph, the accountant should review the operating result of target in great detail. The accountant को क्या review करना चाहिए? फिर accountant को review करना चाहिए operating result of the target in great detail. It is important to make an evaluation of profit reported by the target. The reason being the price of the target would be largely based on the operating result. The accountant should consider the presence of an extraordinary item of income or expenses that might have affected the operating results of the target. The reason being the price of target would be largely based on its operating result. The accountant should consider the presence of extraordinary item of income. अकाउंटेंट को ये भी कंसिडर करना चाहिए प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ऑफ इनकम एक्सपेंसेस वाई दैट माइट अफेक्ट द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ द टारगेट. It is advisable to compare the actual figures with the budgeted figures for the period under review and those with the previous accounting period. So it is advisable to compare the actual figures. Actual figures को किससे कंपेयर करूँ? बजटेड फिगर से फॉर द पीरियड अंडर रिव्यू, कि जिस पीरियड का मैं रिव्यू कर रहा हूँ उसमें एक्चुअल को बजट से कंपेयर करूँ और फिर एक्चुअल को प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड से भी कंपेयर करूँ. फिर टैक्सेशन के रिस्पेक्ट में देखना है कि जो है कंप्लायंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, टैक्स प्रॉपर्ली पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. तो ये एक सेपरेट ड्यू डिलीजेंस है, बट ये फिनेंशियल ड्यू डिलीजेंस में भी आ जाता है क्योंकि एक इंटीग्रल कंपोनेंट है. तो ये इंक्लूडेड है फिनेंशियल ड्यू डिलीजेंस में. तो देखना है कि कंपनी क्या रेगुलर है टैक्स पेमेंट में, टैक्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों कवर है. और ये भी देखना है कि सारे ऑल द नेसेसरी रजिस्ट्रेशन जो है कंपनी ने लिए हैं कि नहीं लिए हैं. कैश फ्लो के रिस्पेक्ट में देखना है कि हिस्टोरिकल कैश फ्लो को समझो. पैटर्न वुड रिफ्लेक्ट द कैश जनरेटिंग एबिलिटी ऑफ टारगेट कंपनी. टारगेट कंपनी की कैश जनरेटिंग एबिलिटी क्या है. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो इफ़ द कंपनी इज़ एबल टू मीट द कैश रिक्वायरमेंट. बहुत ज़रूरी है जानना कि क्या कंपनी अपनी कैश रिक्वायरमेंट को मीटअप कर रही है थ्रू इंटरनल एक्रूवल एंड डज इट हैव टू सीक एक्सटर्नल हेल्प. खुद से ही कर रही है जनरेट कैश रिक्वायरमेंट की मीट को खुद से ही मीटअप कर रही है कि वो एक्सटर्नल हेल्प ले रही है. क्या कंपनी अपने कमिटमेंट को ऑनर करती है, ट्रेड पेबल को टाइमली पेमेंट करती है, बैंक टू द गवर्नमेंट, बैंक को लोन पेमेंट कर रही है, गवर्नमेंट को प्रॉपर्ली टैक्स पे कर रही है कि नहीं कर रही है, स्टेक होल्डर्स को प्रॉपर्ली पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री को प्रॉपर्ली सर्कुलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. जो वर्किंग कैपिटल है ले देकर ही हमको ये देखना है कि वर्किंग कैपिटल प्रॉपर्ली वर्क हो रही है कि नहीं हो रही है, रियलाइजेशन ऑफ मनी होता है कि नहीं होता है, कैश का सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. हाउ वेल डज इट डिप्लॉय द फंड. किस तरीके से है जो फंड डिप्लॉय होते हैं. आर देयर एनी फंड लाइंग आइडल. क्या कोई सा फंड आइडल लाया करते हैं. और इज़ द कंपनी एबल टू रीप मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ अवेलेबल फंड. क्या कंपनी जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट ले पा रही है फ्रॉम द अप्रोप्रिएट फंड्स, फ्रॉम द अवेलेबल फंड्स. कि कंपनी मैक्सिमम बेनिफिट ले पा रही है. तो ये जनरली टैक्स ड्यू कैश फ्लोज में देखा जाता है. फिर फिनेंशियल प्रोजेक्शंस अकाउंटेंट शुड ऑब्टेन फ्रॉम द टारगेट कंपनी. अब ले देखिए हम बात क्या करें, हम ड्यू डिलीजेंस करें कि हमको टारगेट कंपनी को एक्वायर करना है. तो हमको ये भी देखना पड़ेगा ना कि टारगेट कंपनी के फिनेंशियल पर्सपेक्टिव्स क्या है, आगे के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, फिनेंशियल प्रोजेक्शन क्या है. तो जो अकाउंटेंट है वो ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली बेसिस पे जो है 3 बेसिस पे वो फिनेंशियल प्रोजेक्शन क्रिएट करेगा ऑफ द मिनिमम नेक्स्ट 5 ईयर्स का.
और कुछ एजम्पशन लगा के वो क्रिएट करेगा। ऑर्डिनरीली इट वुड बी डिजायरेबल दैट द अकाउंटेंट इवेल्युएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ assumption used in the preparation and presentation of financial projection. If the accountant is of opinion that the assumption used by the target is unrealistic, the accountant should consider its impact of overall valuation of the company. तो अकाउंटेंट को सिंपल सी बात है ऑब्टेन करना चाहिए। सबसे पहले अकाउंटेंट प्रिपेयर नहीं करेगा, अकाउंटेंट ऑब्टेन करेगा टारगेट कंपनी से कि उनके 5 ईयर्स के फिनेंशियल प्रोजेक्शन बता। फिर जो अकाउंटेंट है उसको इवेल्युएट करेगा, चेक करेगा कि जो उन्होंने एजम्पशन लिए वो सही लिए कि नहीं लिए हैं, और अगर उसको लग रहा है कि वो अनरियलिस्टिक है तो वो इम्पैक्ट चेक करेगा कि इसका ओवरऑल इवेल्युएशन पे क्या इम्पैक्ट आया है। ही शुड ऑफर हिज कमेंट ऑन ओवरऑल एजम्पशन। वो बाकायदा अपने कमेंट देगा ऑन ओवरऑल एजम्पशन यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन, हाईलाइटिंग दोज विच इज इन हिज ओपिनियन आर नॉट अप्रोप्रिएट, और हाईलाइट करेगा कि उसके ओपिनियन में कोई से जो कमेंट है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। इन केस ही फील्स द प्रोजेक्शन प्रोवाइडेड बाय द टारगेट आर नॉट अचीवेबल और एग्रेसिव, ही हैज़ टू मेंशन दिस इन रिपोर्ट। बाकायदा रिपोर्ट में मेंशन किया जाएगा। अगर उसको लग रहा है कि अचीवेबल नहीं है या उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है तो वो अपने बाकायदा रिपोर्ट में मेंशन करेगा। ही शुड थॉरली चेक द अरिथमेटिक ऑफ द कैलकुलेशन मेड बाय द फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। ही शुड थॉरली चेक द अरिथमेटिक ऑफ द कैलकुलेशन। बाकायदा उसको अरिथमेटिक ऑफ द कैलकुलेशंस देखना पड़ेगा, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी उसको देखनी पड़ेगी। तो ये हमने फाइनेंशियल प्रोजेक्शन की बात करी। फिर आती है बात मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ की। अगर हम किसको एक्वायर कर रहे हैं तो हमको टारगेट कंपनी के मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ के बारे में भी समझना पड़ेगा। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट द स्टेटस ऑफ वर्क फोर्स, स्टाफ, एम्प्लॉयज़ एंड देयर डिमांड इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन मोस्ट ऑफ द कंपनी विच आर अवेलेबल फॉर टेक ओवर द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस वर्क फोर्स इज ऑफन विटनेस्ड। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू वर्क हाउ मच ऑफ द लेबर फोर्स हैज़ टू बी रिटेन्ड। क्या लिखा हुआ है? इट इज़ इंपॉर्टेंट टू वर्कआउट। ये समझना जरूरी है कि कितने लेबर फोर्स को हमको रिटेन रखना है। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू जज द जॉब प्रोफाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरियल स्टाफ टू गॉज विट ऑफ दिस मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू इनकम्बेंट। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू जज द जॉब प्रोफाइल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरियल स्टाफ। हमको जज करना पड़ेगा, हमको ये बहुत ज़रूरी है देखना कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में, जो मैनेजरियल स्टाफ में है, उनकी जॉब प्रोफाइल क्या है। ऐसा तो नहीं कि जो एक नॉर्मल ग्रेजुएट है और जो एक्सपर्टीज़ नहीं है उसको उसमें बिठा के रखा हुआ है। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू जज द जॉब प्रोफाइल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरियल स्टाफ टू गॉज विच ऑफ दिस मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू इनकम्बेंट। Due to complex set of labor laws applicable to him, company often have to face protracted litigation from its workforce, and it is important to gauge the likely impact of such litigation. और देखना भी पड़ता है कि क्या एम्प्लॉयज़ ने कुछ प्रोट्रैक्टेड लिटिगेशन करके रखा है कंपनी का, उन लिटिगेशन पे क्या इम्पैक्ट है। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू सी ऑल द एम्प्लॉय बेनिफिट जो है, पीएफ के, एम्प्लॉयज़ ESI के, ग्रेचुइटी के जो भी बेनिफिट्स है वो प्रॉपरली पेड अप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। In the case of unfunded gratuity, actuarial valuation of the liability has to be obtained from the reputed actuary. और जब बात आती है अनफंडेड ग्रेचुइटी की तो बाकायदा एक्चुअल वैल्यूएशन कराना पड़ता है। एजम्पशन जब आप लगा रहे हैं रिगार्डिंग इंक्रीज इन सैलरीज, इंटरेस्ट रेट, रिटायरमेंट, तो देखना पड़ता है कि क्या वो रीजनेबल है कि नहीं है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू सी इफ़ द बेसिक सैलरी फॉर द वैल्यूएशन इज़ करेक्ट। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू सी कि क्या बेसिक सैलरी है फॉर द वैल्यूएशन। जब हम वैल्यूएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, जब PF का, ESI का, ग्रेचुइटी का, तो बेसिक सैलरी जो है वो करेक्ट यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर टू पे पैकेज ऑफ द की एम्प्लॉय एज दिस कैन बी अ क्रूशियल फैक्टर इन फ्यूचर कॉस्ट। बहुत ज़रूरी है ये चेक करना कि पे पैकेजेस क्या है की एम्प्लॉयज़ के लिए। वन हैज़ टू केयरफुली लुक द ESOP प्लान्स, डेफर्ड कंपनसेशन प्लान्स, economic value addition and other performance linked pays, sales incentive that have been promised, etc. It is also important to identify the key employees who will not continue after the acquisition, either because they are not willing to continue or because they have been transferred to another company within the group of the target company. तो हमको ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती है। तो अब फिर आती बात स्टैट्यूटरी कंप्लायंस की, जिसमें हमने पढ़ा कि ड्यू टू ड्यू डिलीजेंस दिस इज़ वन एस्पेक्ट दैट हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेट इन डिटेल। अब ड्यू डिलीजेंस हो रहा है, मर्जर हो रहा है, तो वैसे भी ड्यू डिलीजेंस हो रहा है तो हमको देखना है कि स्टैट्यूटरी कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली। इट इज़ इंपॉर्टेंट देयरफॉर टू मेक अ लिस्ट ऑफ लॉज दैट आर एप्लीकेबल टू द एंटिटी एज वेल एज टू मेक अ चेक लिस्ट ऑफ कंप्लायंस। बाकायदा आपको कंप्लायंस की चेक लिस्ट बनानी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा कि सबका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो पेनल्टी, प्यूनिटिव चार्जेस लगेंगे, पेनल्टी लगेगी। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा फाइनेंशियल रिजल्ट पे, तो हमको ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। तो जो मेन चीज़ें हैं, मेन चीज़ें जो ऑडिटर को देखना पड़ेगा
वो अभी हमने पढ़ा कि और टारगेट कंपनी की ब्रीफ हिस्ट्री और जो प्रमोटर है प्रमोटर का बैकग्राउंड। फिर जब हम अकाउंट्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो अकाउंटिंग पॉलिसीज आ जाएगी, अकाउंटिंग पॉलिसी आ जाएगी, फिनेंशियल स्टेटमेंट आ जाएगा। तो अकाउंट्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, अकाउंटिंग पॉलिसी, फिनेंशियल स्टेटमेंट। जो एफएम के रिस्पेक्ट में बात करें तो कैश फ्लो हमने समझ लिया, मैनेजमेंट इन एम्प्लॉयज़ हमने समझ लिया। तो अकाउंट्स हमने समझा, अकाउंट्स के हिसाब से हमने क्या समझा, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड रिव्यू ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिर बात आई कि एफएम के रिस्पेक्ट में हमने क्या समझा, कैश फ्लोज। टैक्सेशन के रिस्पेक्ट में हमने टैक्सेशन समझा एंड अदर जो चीज़ें थी, बाकी जो कंप्लायंस ओरिएंटेड था कि मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंस हमको देखने पड़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो ब्रीफ हिस्ट्री में हमको ये देखना पड़ेगा कि प्रमोटर का बैकग्राउंड क्या है और टर्निंग पॉइंट क्या है, इनकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, टारगेट बिजनेस प्रोडक्ट क्या है, इनके जो की बिजनेस प्रोडक्ट है ये सब क्या है। अकाउंटिंग पॉलिसी में हमको देखना है कि ये अप्रोप्रिएट है कि भी नहीं है। रिसेंट चेंज हुए है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में तो उसने उनको इनकॉर्पोरेट करा है कि नहीं करा है, और क्या डेविएशन है आए हैं इनके फिनेंशियल रिजल्ट पे, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या डेविएशन आए हैं। इनको समरी बतानी पड़ती है कि कौन कौन से सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हैं जिसमें डेविएशन और किस में डेविएशन आए हैं और उसका क्या इम्पैक्ट है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ पे। अब रिव्यू ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, तो रिव्यू ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट में हमने क्या समझा, हमने ये समझा रिव्यू ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट में कि हमको फिनेंशियल स्टेटमेंट रिव्यू करने पड़ते हैं कि वो एज़ पर फ्रेमवर्क बने हैं कि नहीं बने हैं, एज़ पर दी एज बने हैं कि नहीं बने हैं। तो ऐसा हमने समझा। फिर हमने समझा कि रिव्यू ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट में तो बिफोर कमेंसिंग द रिव्यू ऑफ ईच द एस्पेक्ट कवर, जो भी हम जब फिनेंशियल स्टेटमेंट के हर एस्पेक्ट को जो हम कवर करने जाएंगे तो उसके पहले हमको ये भी चेक करना पड़ेगा, हमको पहले उसके पहले ओवरऑल रिव्यू करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम फिनेंशियल स्टेटमेंट के एक एक एस्पेक्ट को कवर करेंगे। तो फ्रेमवर्क प्रॉपर्ली फ्रेमवर्क अडॉप्ट करे हैं कि नहीं करे हैं, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस करा है कि नहीं करा है, रेलेवेंट एज फॉलो करे हैं कि नहीं करे हैं, और इनकेस कभी नहीं करे हैं तो डेविएशंस को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड फॉर करा है कि नहीं करा है। After having an overall review of financial statement, as mentioned in above paragraph, accountant should review the operating result of the target in great detail. It is important to make an evaluation of profit reported by the target. तो हमें फिर अकाउंटेंट को रिव्यू करना पड़ता है ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ द टारगेट इन ग्रेट डिटेल। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेक एन इवेल्यूशन ऑफ प्रॉफिट का इवेल्यूशन करना पड़ता है, और प्रॉफिट के इवेल्यूशन में रेवेन्यू के इवेल्यूशन में बाकायदा उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऑफ इनकम एक्सपेंसेस लेना हो तो वो भी ले सकते हैं। इट इज़ एडवाइजेबल टू कंपेयर द एक्चुअल फिगर विद द बजटेड फिगर ऑफ द पीरियड अंडर रिव्यू, और एक्चुअल फिगर्स को प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड से भी आप एक्चुअल फिगर्स को आप करंट ईयर के प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। अब टैक्सेशन, जब टैक्सेशन के ड्यू डिलिजेंस के रिस्पेक्ट में बात आएगी जो ये कंपोनेंट है, ये एक इंटीग्रल कंपोनेंट है फिनेंशियल स्टेटस का, तो ये फिनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में आता है। हमको ये देखना है कि कंपनी क्या रेगुलर है टैक्स पेमेंट करने में, टैक्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कवर है, क्या प्रॉपर्ली एडिक्वेटली रजिस्ट्रेशन लिए जाते हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं टैक्सेशन अथॉरिटीज़ के अंडर में, तो बाकायदा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ये सब लिए हैं रजिस्ट्रेशन के नहीं लिए हैं। कैश फ्लोज में हमको क्या देखना है कि कैश फ्लो जनरेटिंग एबिलिटी क्या है टारगेट कंपनी की, किस तरीके से कैश फ्लो जनरेट करते हैं, इनकी कैश रिक्वायरमेंट को जो है ये फुलफिल कर रहे हैं, तो एक्रूवल से फुलफिल कर रहे हैं, इंटरनल एक्रूवल से कि एक्सटर्नल हेल्प ले रहे हैं, क्या ये अपने कमिटमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, क्या ये रिसीवेबल और इन्वेंट्री को इनकैश करवा पा रहे हैं, किस तरीके से फंड को डिप्लॉय करते हैं, किधर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या ये मैक्सिमम बेनिफिट रीप कर पा रहे हैं फ्रॉम द रिसोर्सेज। फिर आती है बात फिनेंशियल प्रोजेक्शन की, तो फिनेंशियल प्रोजेक्शन में हमने समझा कि जो कंपनी फिनेंशियल प्रोजेक्शन करती है तो ऑडिटर जो है अकाउंटेंट जो है वो ऑब्टेन करता है डेटा और देखता है कि क्या उन्होंने डिटेल अजम्पशंस यूज़ करे, और जो भी उन्होंने डिटेल अजम्पशंस यूज़ करे हैं वो एडिक्वेट करे हैं कि नहीं करे हैं, क्या टारगेट रियलिस्टिक है कि अनरियलिस्टिक है। और अगर उसको लग रहा है कि अजम्पशंस है ये टारगेट है वो अनरियलिस्टिक है तो बाकायदा उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि अनरियलिस्टिक एजम्पशन यूज़ करके आपने प्रोजेक्शन दिखा दिए हैं तो वो अकाउंटेंट ये चेक करेगा कि इनके जो अनरियलिस्टिक एजम्पशंस है इनको हटा के वो अपने एजम्पशन लगाएगा और ये चेक करेगा कि इन्होंने जो करा है इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ा है फिनेंशियल स्टेटमेंट में और कंपनी के वैल्यूएशन में। ही शुड ऑफर हिज कमेंट ऑन ऑल द एजम्पशंस हाईलाइटिंग, तो ही शुड ऑफर हिज कमेंट्स ऑन ऑल द एजम्पशन, सारे एजम्पशन जो मैनेजमेंट ने यूज़ करे हैं उस पर ये अपना कमेंट देगा और हाईलाइट करेगा उन एजम्पशन पे जो उसके ओपिनियन में लग रहा है इनअप्रोप्रिएट है, और बाकायदा एरिथमेटिक ऑफ कैलकुलेशन भी चेक करेगा। और फिर बात आती है मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ की, तो हमको ये भी देखना पड़ता है ऑडिटर को कि कितना लेबर फोर्स की ज़रूरत है,
जॉब प्रोफाइल देखनी पड़ती है कि करेक्ट लोग करेक्टली जगह प्लेस्ड है कि नहीं है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है कि नहीं है, प्रॉपरली एम्प्लॉय बेनिफिट का पेमेंट होता है कि नहीं होता है, अनफंडेड ग्रेचुइटी के रिस्पेक्ट में एक्चुअल वैल्यूएशन होता है कि नहीं होता है, प्रॉपर एजम्पशंस जो है वो रीजनेबल लिए जाते हैं कि नहीं लिए जाते हैं, बेसिक सैलरीज को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता है कि नहीं जाता है, प्रॉपरली कंसिडर करा जाता है कि नहीं करा जाता है इन वैल्यूएशन। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द पे पैकेजेस ऑफ की एम्प्लॉय के पे पैकेजेस को भी ऑडिटर एक बार देखता है। फिर आती है स्टैट्यूटरी कंप्लायंस में देखा है कि ड्यू डिलीजेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है डिटेल में, चेक लिस्ट बनानी पड़ती है कि क्या क्या स्टैट्यूटरी कंप्लायंस इनको करने हैं, और अगर इन्होंने नहीं करे हैं तो कुछ प्यूनिटिव चार्जेस लगे होंगे, उसका इम्पैक्ट क्या आता है फाइनेंशियल रिजल्ट पे। तो ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंस भी देखने पड़ते हैं। तो ABCDEFGH, तो जो 8 पॉइंट है, ये 8 पॉइंट की रिस्पेक्ट में बात करी गई है। और ड्यू डिलीजेंस वाले ऑडिटर को, जब ये ऑडिटर ड्यू डिलीजेंस कर रहा है, अकाउंटेंट ड्यू डिलीजेंस कर रहा है, तो उसको ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। तो इस तरीके से हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन होता है ओवर। अब इसमें कुछ फर्दर पॉइंट्स दिए गए हैं। अब कायदे से देखा जाए तो अगर आपने ऊपर वाले पॉइंट्स भी पढ़ लिए हैं तो इनफ है, और ये पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं है। अब फिर बात आती है कि अमेरिकन कंपनी इंगेज इन दी बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल गैसेस। तो जो एक अमेरिकन कंपनी है वो इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो वो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इंगेज है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल गैसेस, बाकायदा डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है इंडस्ट्रियल गैसेस का। इज़ इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग अ लिस्टेड इंडियन कंपनी, उसको लिस्टेड इंडियन कंपनी को एक्वायर करना है जिसका मार्केट शेयर है मोर देन 65% ऑफ द इंडस्ट्रियल गैस बिजनेस इन इंडिया। रिक्वेस्टेड यू टू कंडक्ट अ ड्यू डिलीजेंस, तो उसको ड्यू डिलीजेंस करने की इच्छा है, उसने आपको रिक्वेस्ट करी है ऑफ दिस इंडियन कंपनी, आपको ड्यू डिलीजेंस करना है। तो एज द ड्यू डिलीजेंस ऑडिटर व्हाट की एरियाज यू वुड बी कवर इन रिव्यू, लिस्ट आउट द कंटेंट ऑफ द ड्यू डिलीजेंस रिव्यू रिपोर्ट दैट यू विल बी सबमिट टू USA बेस्ड क्लाइंट। तो सेम टू सेम रिपीटेड पॉइंट्स है, बट लिस्ट आउट द कंटेंट के साथ इधर जो इम्पॉर्टेंट है, ये है ड्यू डिलीजेंस की रिपोर्ट, जो आपको ड्यू डिलीजेंस की रिपोर्ट जो है सबमिट करनी पड़ेगी। कंटेंट ऑफ ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट, जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है कि कंटेंट ऑफ द ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट। तो ब्रीफली द कंटेंट ऑफ ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट कैन बी डिस्कस एज अंडर। सो कंटेंट ऑफ ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट, तो ब्रीफली द कंटेंट ऑफ ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट कैन बी डिस्कस एज अंडर, और उसमें एम्पल अमाउंट ऑफ कंटेंट है जिसको हम देख रहे हैं। सबसे पहले टर्म ऑफ रेफरेंस एंड स्कोप ऑफ वेरिफिकेशन, टर्म ऑफ रेफरेंस एंड स्कोप ऑफ वेरिफिकेशन, कि तुम्हारे वेरिफिकेशन स्कोप में क्या क्या है, और टर्म्स ऑफ रेफरेंस, टर्म्स एंड कंडीशन एंड स्कोप। फिर बात आती है ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्यू डिलीजेंस, कि मैं ड्यू डिलीजेंस कर रहा हूँ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग शेयर होल्डर पैटर्न। तो सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा, टर्म ऑफ रेफरेंस। तो हमने पढ़ा पहले टर्म ऑफ रेफरेंस एंड स्कोप ऑफ वेरिफिकेशन। टर्म ऑफ रेफरेंस एंड स्कोप ऑफ वेरिफिकेशन समझने के बाद हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्यू डिलीजेंस, कि ड्यू डिलीजेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग शेयर होल्डर पैटर्न, कंपनी की ब्रीफ हिस्ट्री इंक्लूडिंग शेयर होल्डर पैटर्न। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कंपनी जिसमें शेयर होल्डर पैटर्न भी इंक्लूड है। असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, अब आते हैं, हमने जब कंपनी के ब्रीफ हिस्ट्री को समझा, उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझा हमने, क्या कंपनी की ब्रीफ हिस्ट्री ये है, शेयर होल्डिंग पैटर्न ये है। अब इधर बात आएगी असेसमेंट की। तो जो नेक्स्ट आ रहे हैं 7 पॉइंट आ रहे हैं, वो 7 पॉइंट टोटली असेसमेंट के रिस्पेक्ट में है। तो असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, असेसमेंट ऑफ फिनेंशियल लायबिलिटी, assessment of valuation of asset, assessment of operating result, assessment of taxation and statutory liability, assessment of possible liabilities on account of litigation and legal proceedings, और assessment of net worth। तो किस तरीके से हमने पढ़ा कि 7 में से जो 2 है वो तो स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में है। तो असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर और असेसमेंट ऑफ नेटवर्थ। तो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर और नेटवर्थ के रिस्पेक्ट में बात करी, सॉरी असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एक हो गया कि हमने सबसे पहले ऊपर जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न को
डेमोस्ट्रेट किया। अब हमने मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को असेस करा, फिर हमने नेटवर्थ असेस करा, तो असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, और फिर आया असेसमेंट ऑफ नेटवर्थ। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेटवर्थ के बाद जो इम्पोर्टेंट है, ये 2 तो हो गए, अब जो है 7 में से 2 हो गए तो बचे 5 में से जो 3 है वो 3 तो लाइबिलिटी के रिस्पेक्ट में। तो फिनेंशियल लाइबिलिटी, पॉसिबल लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ लिटिगेशन एंड लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंपनी, तो असेसमेंट ऑफ फिनेंशियल लाइबिलिटी वेयर स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंटरलॉकिंग इन्वेस्टमेंट एंड फिनेंशियल ऑब्लिगेशन विद ग्रुप। तो फिनेंशियल लाइबिलिटी जो हमको पेमेंट करना है, स्पेशल एम्फेसिस करना है इंटरलॉकिंग इन्वेस्टमेंट पे, और फिनेंशियल ऑब्लिगेशन विद इन द ग्रुप। जो अमाउंट रिसीवेबल है सब्जेक्ट टू लिटिगेशन, तो हमको असेसमेंट करना है ऑन पॉसिबल लाइबिलिटीज़ ऑन अकाउंट ऑफ लिटिगेशन, कि लिटिगेशन से क्या पॉसिबल लाइबिलिटीज़ क्रिएट हो सकती है जो अगेंस्ट द कंपनी है, एंड सजेस्टेड ऑन वेज एंड मीन्स इंक्लूडिंग एफिडेविट इंडेमनिटीज टू बी एग्जीक्यूटेड टू कवर अनफॉर्सिन और अनडिटेक्टेड कंटिजेंट लाइबिलिटी, एंड सजेशन ऑन द वेज, और सजेशन दिया जाता है ऑन वेज एंड मीन्स जो इंक्लूडिंग एफिडेविट इंडेमनिटी टू एग्जीक्यूटेड टू कवर द अनफॉर्सिन कंटिजेंट लाइबिलिटी। तो इस तरीके की बात हो रही है कि हमको पहले फिनेंशियल लाइबिलिटीज़ को देखना है, इंटरलॉकिंग इन्वेस्टमेंट और फिनेंशियल ऑब्लिगेशन देखने हैं विद इन द ग्रुप, फिर असेसमेंट ऑफ देखना है हमको वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का, ऑपरेटिंग रिजल्ट का, नेटवर्थ का। तो वैल्यूएशन ऑफ एसेट, नेटवर्थ हमने समझा, ऑपरेटिंग रिजल्ट, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर हमने समझा, और 3 लाइबिलिटीज़ हमने समझा। तो इस तरीके से जो है हम इसका असेसमेंट देखेंगे। फिर सजेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट टू बी टेकन केयर ऑफ बिफोर और आफ्टर द प्रपोज मर्जर के पहले और प्रपोज मर्जर के बाद जो है क्या हमको एस्पेक्ट जो है हमको ध्यान रखने पड़ेंगे। स्टेटस ऑफ फ्रेंचाइजी लाइसेंस एंड पेटेंट, और फ्रेंचाइजी लाइसेंस एंड पेटेंट का क्या स्टेटस है। फाइनली एन एग्जीक्यूटिव समरी में बी प्रिपेयर्ड इन हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंट एरियाज, और बाकायदा इसके रिस्पेक्ट में एक एग्जीक्यूटिव समरी भी बनती है। तो एग्जीक्यूटिव समरी में भी प्रिपेयर बनाना जरूरी नहीं है, पर अगर हमको डिटेल रिपोर्ट नहीं पढ़नी है ऑर्गेनाइजेशन को और क्रक्स पढ़ना है, इंपॉर्टेंट एरियाज को समझना है, तो एग्जीक्यूटिव समरी से इसको शो ऑफ कर सकते हैं। तो हमने क्या समझा, हमने समझा टर्म ऑफ रेफरेंस, स्कोप ऑफ वेरिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंपनी। पहले हमने शेयर होल्डर पैटर्न पढ़ा, फिर मैनेजिंग स्ट्रक्चर पढ़ा, ऑपरेटिंग रिजल्ट पढ़ा, नेटवर्थ समझा, फिर हमने जो है वैल्यूएशन ऑफ एसेट देखा। 3 तरीके की लाइबिलिटी का असेसमेंट होता है, फिनेंशियल लाइबिलिटीज़ का जिसमें इंटरलॉकिंग इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है, फिनेंशियल ऑब्लिगेशन जो है विद द ग्रुप और एसोसिएट कंपनीज, अमाउंट रिसीवेबल सब्जेक्ट टू लिटिगेशन, तो जो अमाउंट रिसीवेबल है सब्जेक्ट टू द लिटिगेशन, तो हमारा कुछ अमाउंट रिसीवेबल है पर वो लिटिगेशन में है, या हमको ये चेक करना है टैक्सेशन एंड स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज़ के रिस्पेक्ट में हमारी टैक्स लाइबिलिटी क्या है, हमारी स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज़ क्या है, पॉसिबल लाइबिलिटीज़ ऑन द लिटिगेशन एंड लीगल प्रोसीडिंग्स, सजेस्टेड ऑन वेज जिस तरीके से हम उसको कवर कर सकते हैं, और एग्जीक्यूटिव समरी, सजेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट। इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें भी जाते हैं सजेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट टू बी टेकन केयर ऑफ, द सजेशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट टू बी टेकन केयर ऑफ बिफोर और आफ्टर द प्रपोज मर्जर, कि मर्जर के पहले और मर्जर के बाद हमें क्या सजेशंस लेना है, हमें क्या सजेशन फॉलो करने हैं, हमको क्या एस्पेक्ट हमको फॉलो करना है। तो सजेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट, और स्टेटस ऑफ, इम्पॉर्टेंट ये भी है, ये थोड़ा सा यूनिक है, स्टेटस ऑफ फ्रेंचाइजी लाइसेंस एंड पैटर्न, तो ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है ड्यू डिलिजेंस की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट भी हमने समझी है। क्वेश्चन आता है 3rd, तो आई होप सो कि आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन आया होगा समझ में। क्वेश्चन को इतना डिटेल में नहीं देख रहे हैं क्योंकि इसका इतना वेटेज नहीं है। पॉइंट ये है कि हमने एक बार ओवरव्यू ले लिया है कि किस तरीके से हम इसको कर रहे हैं, और एक ओवरव्यू ले लेंगे हम इस चैप्टर का तो हमें पढ़ने में आसानी रहेगी। अब रही बात इन डिटेल में जाने की, तो इन डिटेल में जाने के लिए एसेस है, कंपनी ऑडिट है, प्रोफेशनल एथिक्स है, बट फिर भी अगर आपको कुछ डाउट आए तो बाकायदा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। A nationalized bank received an application from an export company seeking sanction of a term loan to expand the existing seafood processing plant. तो जो नेशनलाइज बैंक है उसे एक एप्लीकेशन एक्सपोर्ट कंपनी से रिसीव हुई, सीख कर रहा है सैंक्शन ऑफ टर्म लोन, कि यार आप ऐसा है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं
और हमें हमारा सी फूड प्रोसेसिंग प्लांट को एक्सपांड करना है, हमें लोन दो। अब इस कनेक्शन में जो है जनरल मैनेजर हु इज़ इन चार्ज ऑफ एडवांसेस, जो एडवांसेस देता है, वो आपके पास अप्रोच करा, उसने बोला कि उस लिमिटेड कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करो और हमें एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सबमिट करो ताकि हम डिसाइड कर पाए कि उसको लोन देना है कि भी नहीं देना है। तो क्या क्या पॉइंट्स हम चेक करेंगे इसके रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन है। ओके, सो जो हमको चेक करना है कंपनी के रिस्पेक्ट में कि इनको एडवांस दे कि नहीं दे। अब इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ बैंक। A bank is primarily interested in knowing the purpose for which loan is required, the sources from which it would be repaid। तो बैंक किस में प्राइमरीली इंटरेस्टेड होती है कि किस पर्पस के लिए उसको लोन चाहिए, उसके पास कुछ सोर्सेस है, क्या वो रिपेमेंट कर देगा, क्या सिक्योरिटी सामने वाला दे रहा है, अगर बोरोवर फेल हो रहा है लोन पेमेंट करने को तो क्या सिक्योरिटी वो हमको देगा जिससे हम उसको है इन कैश करा ले। तो अगर बोरोवर फेल हो गया तो कम से कम हम उस सिक्योरिटी को इन कैश करवा लेंगे। ऑन दिस कंसिडरेशन द इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंट को बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट, इन द कोर्स ऑफ हिज इंक्वायरी शुड अटेम्प्ट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द अबव में अंडर मेंशन पॉइंट्स। तो वो कलेक्ट करेगा इन्फॉर्मेशन इस रिस्पेक्ट में। द पर्पस ऑफ विच द लोन इज रिक्वायर्ड, किस पर्पस से जो है वो लोन को लिया गया है। मैनर इन विच द बोरोवर प्रपोज टू इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ द लोन, किस मैनर में इन्वेस्टमेंट होगा, किस मैनर में रीपेमेंट होगा, पर्टिकुलरली द असम्पशन मेड इन दिस रिगार्ड, क्या एजम्पशन मेड करे हैं इन्होंने जब वो फिनेंशियल प्रोजेक्शंस क्रिएट कर रहे हो तो एज रिगार्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट वुड बी अर्न इन कैश एंड द अमाउंट ऑफ कैश दैट वुड बी अवेलेबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन टू कन्फर्म दैट दे आर रीजनेबल एंड वैलिड इन सर्कमस्टेंसेस। तो जब फिनेंशियल प्रोजेक्शंस बनाएंगे ये CMA डेटा, क्रेडिट मॉनिटरिंग असेसमेंट का जो डेटा बनेगा, तो शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन सबमिटेड बाय द बोरोवर, particularly the assumption made therein as regard to some amount of profit। तो शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन सबमिटेड बाय द बोरोवर, कि जो बोरोवर है क्या रीपेमेंट शेड्यूल वो सबमिट कर रहा है, क्या एजम्पशन उन्होंने लिए है जब वो फिनेंशियल प्रोजेक्शन क्रिएट कर रहा है तो बना रहा है तो पर्टिकुलरली द एजम्पशन मेड देयरिन एज रिगार्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट विल बी अर्नड इन कैश, प्रॉफिट दैट विल बी अर्नड इन कैश, कितना प्रॉफिट जो है वो कैश में उसको वो दैट विल बी अर्न इन कैश, जो उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है, अमाउंट ऑफ कैश दैट वुड बी अवेलेबल, तो कैश कितना अवेलेबल है, प्रॉफिट अर्न इन कैश, कैश दैट वुड बी अवेलेबल इन रीपेमेंट ऑफ लोन टू कन्फर्म दैट दे आर रीजनेबल एंड वैलिड इन द सर्कमस्टेंस ऑफ द केस। इंस्टीट्यूशनल लेंडर नाउअडेज रिलाई मोर ऑन द पेमेंट ऑफ लोन ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ एनुअल प्रॉफिट। तो जो इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स है नाउअडेज रिलाई मोर ऑन पेमेंट ऑफ लोन, तो ये मोर रिलाई करते हैं ऑन पेमेंट ऑफ लोन, ये लोन के पेमेंट पे ज़्यादा इंस्टीट्यूशन लेंडर नाउअडेज रिलाई मोर ऑन पेमेंट ऑफ लोन्स ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ एनुअल प्रॉफिट। तो रिलाई ज़्यादा करते हैं ऑन पेमेंट ऑफ लोन ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट मॉर्गेज टू देम। द फिनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, बिजनेस की रेपुटेशन क्या है, क्या इंटीग्रिटी क्या है डायरेक्टर्स की, क्या इंटीग्रिटी इंजॉय करते हैं बाय द डायरेक्टर्स, वेदर द कंपनी इज ऑथराइज बाय द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन, whether the company is authorized by the memorandum and article of the association, क्या company is authorized by the memorandum, क्या company is authorized by the memorandum and article of association to borrow money for the purpose for which loan will be used। तो whether the company is authorized by memorandum or article of association to borrow money for the purpose for which loan will be used, तो क्या कंपनी ऑथराइज है बाय मेमोरेंडम आर्टिकल टू बोरो मनी एंड फॉर द पर्पस फॉर विच लोन विल बी यूज। तो बोरोइंग के रिस्पेक्ट में भी एंड किस पर्पस के लिए उसको इन्वेस्ट करना है बाकायदा मेमोरेंडम आर्टिकल में स्पेसिफाइड होना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ, उनका ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, क्या परफॉर्मेंस है ड्यूरिंग द 5 years, तभी तो जाके हम उनको लोन देंगे, अदरवाइज लोन कैसे दिया जाएगा। हाउ द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंपनी वुड अफेक्ट बाय द इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस दैट आर लाइकली टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लोन। हाउ द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंपनी, किस तरीके से जो है इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंपनी वुड अफेक्ट द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस दैट आर लाइकली टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लोन। तो हाउ द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंपनी वुड अफेक्टेड बाय इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस। तो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस से किस तरीके से जो कंपनी की है, कंपनी की इकोनॉमिक पोजीशन अफेक्ट हो रही है, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी।
Up to investigate the profitability of the business for judging the accuracy of the schedule of the repayment furnished by the borrower, as well as the value of security in the form of assets of the business already possessed and those which will create out of loan, the investigating accountant should take under mentioned step. To investigate the profitability of the business for judging the accuracy of the schedule of repayment furnished by the borrower, as well as value of security in the form of assets. So to investigate the profitability of the business for judging the accuracy of the schedule of repayment furnished by the borrower, as well as the value of security in the form of assets of the business already possessed and those which will create out of the loan, the investigating accountant should take the under mentioned steps. तो क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे? प्रिपेयर अ कंडेंस्ड इनकम स्टेटमेंट. क्या कर सकता है वो कंडेंस इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द प्रीवियस 5 years, शोइंग सेपरेटली वेरियस आइटम. तो सेपरेटली करेगा इन सब आइटम को, वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में सेपरेटली शो करेगा. इनकम, एक्सपेंसेस, द अमाउंट ऑफ ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट अर्नड एंड टैक्सेस पेड एनुअली ड्यूरिंग ईच ऑफ द 5 years. तो 5 साल के बनेंगे इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और टैक्सेस पेड ड्यूरिंग ईच ऑफ द 5 years. The amount of maintainable profit determined on the basis of foregoing statement should be increased by the amount by which this would increase on the investment of borrowed fund. The amount of maintainable profit determined on the basis of foregoing statement should be increased by the amount by which this would increase on investment of borrowed fund. फिर कंप्यूट द अंडर मेंशन रेशियोज, बाकायदा अंडर मेंशन जो रेशियोज है वो कंप्यूट करेंगे सेपरेटली एंड देन इंक्लूड देम इन द स्टेटमेंट, और बाकायदा जो है उसको स्टेटमेंट में इंक्लूड किया जाएगा टू शो द ट्रेंड. तो हम अंडर मेंशन रेशियोज भी कैलकुलेट करेंगे और उसको बाकायदा स्टेटमेंट में इंक्लूड किया जाएगा टू शो द ट्रेंड एज वेल एज चेंजेस दैट हैव बीन टेकन प्लेस इन द फिनेंशियल पोजीशन. तो जो फिनेंशियल पोजीशन में है, जो फिनेंशियल पोजीशन में क्या चेंजेस हुए हैं, तो ये रेशियोज के थ्रू पता चलेगा कि जो फिनेंशियल पोजीशन में क्या चेंजेस हुए हैं. तो सबसे पहले जो रेशियोज है वो है सेल्स टू एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड. तो सेल्स टू एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड, सेल्स टू फिक्स्ड एसेट, तो सेल्स अपॉन डेबिट टू सेल्स टू एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड, सेल्स टू फिक्स्ड एसेट, इक्विटी टू फिक्स्ड एसेट. तो जो इजी रेशियोज है वो तो है अपना करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, ये 2 रेशियो हो गए. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये चीज़ हमने देखी हुई है. फिक्स एसेट के रिस्पेक्ट में सेल्स टू फिक्स एसेट और इक्विटी टू फिक्स एसेट है. और फिर इक्विटी के रिस्पेक्ट में इक्विटी टू फिक्स एसेट और इक्विटी टू लॉन्ग टर्म लोन्स है. सेल्स के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो सेल्स टू एवरेज इन्वेंट्री, सेल्स टू फिक्स एसेट और सेल्स टू बुक डेप्ट है. तो इस तरीके से जो है रेशियोज कैलकुलेट होंगे. enter in a separate part of statement the breakup of annual sales. तो enter in a separate part, तो एंटर करेंगे इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट द ब्रेकअप ऑफ एनुअल सेल्स. बाकायदा जो एनुअल सेल्स है वो एनुअल सेल्स का ब्रेकअप दिया जाएगा. तो एंटर इन अ सेपरेट पार्ट ब्रेकअप ऑफ द स्टेटमेंट ब्रेकअप ऑफ एनुअल सेल्स प्रोडक्ट वाइज टू शो देयर ट्रेंड. तो बाकायदा जो ब्रेकअप है एनुअल सेल्स का प्रोडक्ट वाइज किया जाएगा टू शो देयर ट्रेंड. स्टेप इन्वॉल्व इन द वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इंक्लूड इन द बैलेंस शीट. तो जो स्टेप है, तो स्टेप इन्वॉल्व इन द वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इंक्लूड इन द बैलेंस शीट. तो जो स्टेप इन्वॉल्व है इन वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इंक्लूड इन द बैलेंस शीट ऑफ द बोरोवर कंपनी विच हैज़ बीन फर्निश्ड टू द बैंक. तो क्या स्टेप लेंगे इन्वॉल्व इन द वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी जो बोरोवर कंपनी के बैलेंस शीट में इंक्लूडेड है और जो उसने बैंक को फर्निश करा है. The investigating accounting should prepare schedule of asset and liability of the borrower and include the particular list stated below. Fixed asset चेक करेगा फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम, ग्रॉस वैल्यू, रेट जिस हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, टोटल डेप्रिसिएशन राइट ऑफ. इन केस रेट एट विच डेप्रिसिएशन हैज़ बीन एडजस्टेड इनएडिक्वेट है तो फैक्ट को भी स्टेट किया जाएगा. इन केस जो है एसेट है वो इनकम्पर्ड है, द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड इट्स नेचर शुड बी डिस्क्लोज. द अमाउंट ऑफ चार्ज और उसका नेचर जो है वो डिस्क्लोज किया जाएगा. इन केस ऑफ एसेट हैज़ बीन रीवैल्यूड रिसेंटली, किसी एसेट को अभी एसेट इनकम्पर्ड था, इधर एसेट अगर एसेट को रीवैल्यूड करा है रिसेंटली, द अमाउंट बाय विच द वैल्यू ऑफ एसेट हैज़ बीन डिक्रीज और इंक्रीज इन द रिवैल्यूएशन शुड बी स्टेटेड अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ रिवैल्यूएशन इफ कंसिडर्ड नेसेसरी.
ही मे ऑल्सो कमेंट ऑन द रिवैल्यूएशन एंड इट्स बेसिस, वो ऑल्सो कमेंट करेगा ऑन द रिवैल्यूएशन एंड इट्स बेसिस। तो इस तरीके से जो है कमेंट किए जाएंगे ऑन द रिवैल्यूएशन एंड इट्स बेसिस। इन्वेंट्री, different the value of different type of inventory held, raw material, WIP, finished good, and the basis on which this have been valued। तो वेरियस टाइप ऑफ इन्वेंट्री के बारे में बताया जाएगा, चेक करेगा, वेरिफिकेशन करेगा वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड में कितनी इन्वेंट्रीज है, एंड द बेसिस ऑन विच दिस हैव बीन वैल्यूड, किस बेसिस पे इसको वैल्यू किया गया है। डिटेल एज रिगार्ड द नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ फिनिश गुड शुड बी डिस्क्लोज, फिनिश गुड का नेचर एंड कंपोजिशन क्या है उसको डिस्क्लोज करो। स्लो मूविंग एंड ऑब्सोल्यूट आइटम्स को जो है सेपरेटली स्टेट करना पड़ेगा। इफ़ एनी मेड इन देयर वैल्यूएशन फॉर असेसिंग रिडंडेंसी द चेंजेस that have occurred in important items of inventory subsequent to date of the balance sheet, either due to conversion into finished good or sale, should be considered. For assessing redundancy, the changes that have occurred in the important items of inventory subsequent to date of balance sheet, अगर कुछ चेंजेस हुए हैं इन द इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ जो इन्वेंट्री है सब्सिक्वेंट टू द बैलेंस शीट डेट, वो भले ही हो सकता है कि कन्वर्जन हो गया फिनिश गुड में या सेल हो गया हो, तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा। इफ़ एनी इन्वेंट्री हैज़ बिन प्लेज एज सिक्योरिटी, अगर इन्वेंट्री को सिक्योरिटी जैसे प्लेज किया गया है फॉर अ लोन, द अमाउंट ऑफ लोन शुड बी डिस्क्लोज। तो अगर लोन के रिस्पेक्ट में जो है इन्वेंट्री दी गई है तो कितना लोन लिया गया है वो भी देखा जाएगा। फिर ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूडिंग बिल रिसीवेबल, बात ये कर रहे हैं कि कंपोजिशन शुड बी डिस्क्लोज टू इंडिकेट द नेचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेप्ट जो आउटस्टैंडिंग है जिसकी रिकवरी बची है। जो टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग है क्लोज टू द पीरियड शुड बी सेग्रीगेट, ऐसे करेंगे कि डेप्ट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड ऑफ क्रेडिट हैज़ नॉट एक्सपायर्ड, तो ऐसे डेप्ट जिसका जो है क्रेडिट पीरियड एक्सपायर्ड नहीं हुआ है, जो डेप्ट ड्यू है विद इन 6 मंथ, जो 6 महीने में आने वाले हैं, एंड डेप्ट ड्यू डेप्ट ड्यू बट नॉट रिकवर्ड फॉर ओवर 6 मंथ, तो डेप्ट ड्यू विद इन 6 मंथ एंड डेप्ट ड्यू बट नॉट रिकवर्ड ओवर 6 मंथ, और जिसको 6 महीने में हमने रिकवर भी नहीं करा है। तो डेप्ट ड्यू है, पीरियड ऑफ क्रेडिट एक्सपायर नहीं हुआ है। डेप्ट ड्यू जो 6 महीने में आने वाले हैं, और कोई डेप्ट ड्यू है बट रिकवरी नहीं करी है 6 महीने से। इफ़ एनी डेप्ट आर ड्यू फ्रॉम द डायरेक्टर, अगर किसी डायरेक्टर अदर ऑफिसर से या एम्प्लॉय से है, द पर्टिकुलर देयर ऑफ शुड बी स्टेटेड, उसके पर्टिकुलर्स शुड को भी स्टेट करना पड़ता है। अमाउंट ड्यू टू सब्सिडियरी एंड एफिलिएटेड कंसर्न एज वेल एज दोज कंसिडर्ड एबनॉर्मल शुड बी डिस्क्लोज, जो अमाउंट हमें सब जो सब्सिडियरी से एफिलिएटेड कंसर्न से लेना है या जो एबनॉर्मल अमाउंट है वो एबनॉर्मल अमाउंट को भी डिस्क्लोज करना पड़ता है। रिकवरी आउट ऑफ वेरियस डेट सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट शुड बी स्टेटेड, अगर बैलेंस शीट डेट के बाद भी अगर कोई सब्सिक्वेंट रिकवरी हुई है तो उस रिकवरी को भी जो है स्टेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने जो है डेप्ट के रिस्पेक्ट में पढ़ा है। इन्वेस्टमेंट, हमको शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट देखना है कि क्या शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रिपेयर करा है। इट शुड डिस्क्लोज द डेट ऑफ परचेज, डिस्क्लोज करना पड़ता है डेट ऑफ परचेज, कॉस्ट एंड द नॉमिनल एंड मार्केट वैल्यू ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट। तो शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट में शुड बी प्रिपेयर्ड, तो शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है हमको प्रिपेयर करना पड़ता है। इट शुड बी डिस्क्लोज द डेट ऑफ परचेज, कॉस्ट एंड द नॉमिनल मार्केट वैल्यू ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का परचेज किया, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या है, नॉमिनल और मार्केट वैल्यू ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट। इफ़ एनी इन्वेस्टमेंट इज प्लेज एज सिक्योरिटी फॉर लोन, अगर इन्वेस्टमेंट को सिक्योरिटी जैसे दिया गया है फॉर लोन, फुल पर्टिकुलर्स ऑफ सच लोन शुड बी गिवन। फिर सिक्योर्ड लोन की बात कर रहे हैं, सिक्योर्ड लोन में जो डिबेंचर और अदर लोन्स जो हम लेते शुड बी इंक्लूडेड टुगेदर इन सेपरेट शेड्यूल। तो डिबेंचर एंड अदर लोन शुड बी इंक्लूडेड together in separate schedule against the debenture and each secured loan. The amount outstanding for payment along with the due date of payment should be shown. So debenture and other loan should be included together in the separate schedule. अगेंस्ट द डिबेंचर एंड ईच सिक्योर्ड लोन, जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है और जो हमको ड्यू डेट पे पेमेंट करना है वो भी बताना पड़ेगा। इन केस एनी डिबेंचर हैव बीन इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, द फैक्ट शुड बी स्टेटेड। पर्टिकुलर्स ऑफ असेट प्लेज, जो असेट हमने प्लेज करी है जिस पे हमने चार्ज क्रिएट करा है फॉर रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, तो वो भी बताना पड़ेगा। प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा कि द प्रीवियस ईयर्स अप टू विच टैक्स हैव बीन असेस्ड शुड बी असर्टेन। द प्रीवियस ईयर्स up to which tax have been assessed should be ascertained.
If provisions of taxes not assessed appear seem to be inadequate, the fact should be stated along with the extent of the shortfall. और अगर जो भी उसने टैक्स असेसमेंट करा है उसको देखा जाएगा, और अगर इफ़ द प्रोविजन ऑफ टैक्सेस जो है उसको प्रॉपरली असेस नहीं किया है या इनएडिक्वेट है, तो फैक्ट जो है वो एडिक्वेटली रिपोर्ट किया जाएगा कि जो हमने प्रीवियस ईयर के टैक्सेशन का असेसमेंट करा है, और इफ़ द प्रोविजन फॉर टैक्सेस नॉट असेस्ड अपीयर्स टू बी इनएडिक्वेटेड, इफ़ द प्रोविजन फॉर टैक्सेस, अगर जो प्रोविजन फॉर टैक्सेस है जो नॉट असेस्ड है अपीयर टू बी इनएडिक्वेट, जो प्रोविजन फॉर टैक्सेस है जो नॉट असेस्ड है वो अपीयर टू बी इनएडिक्वेट है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेस नॉट असेस्ड अपीयर टू बी इनएडिक्वेट, इधर जो है असेसमेंट होना था, द फैक्ट शुड बी स्टेटेड अलॉन्ग विद द एक्सटेंट ऑफ शॉर्टफॉल जो है जो प्रोविजन असेस नहीं किया गया है. अदर लाइबिलिटी जो है इट शुड बी स्टेटेड वेदर ऑल लाइबिलिटी एक्चुअल और कंटीजेंट करेक्टली डिस्क्लोज करी है कि नहीं करी है. ऑल्सो एनालिसिस अकॉर्डिंग टू एजेस ऑफ ट्रेड पेबल शुड बी गिवन टू शो दैट द कंपनी हैज़ बीन मीटिंग इट्स ऑब्लिगेशन ऑन टाइम and has not depending on trade credit and its working capital requirement. Schedule of insurance policies, schedule of insurance policy giving detail of risk covered, बाकायदा इंश्योरेंस लिया है कि नहीं लिया है, कितना रिस्क इसने कवर किया है, कब उसने लास्ट प्रीमियम पे करा था, उसको अटैच करो एज एन एनेक्जर टू द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स टुगेदर विद द रिपोर्ट एज टू वेदर और नॉट इंश्योरेंस कवर अपीयर्स टू बी एडिक्वेट, क्या जो इंश्योरेंस कवर है वो एडिक्वेट है कि भी नहीं है विद रिगार्ड टू द वैल्यू ऑफ एसेट. कंटीजेंट लाइबिलिटी में डायरेक्ट इंक्वायरी करो बोरोअर कंपनी से, मेंबर से, स्टाफ से, करस्पॉन्डेंस चेक करो, कम्युनिकेशन देखो, मिनट्स बुक चेक करो. तो द इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट शुड ascertain particulars of any contingent liability which have not been disclosed. In case there are any, this should be included in a schedule and attached to the report. तो द इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट शुड ascertain particulars of contingent liability which have not been disclosed. तो एसेटन करो कि कौन कौन सी जो है कंटीजेंट लाइबिलिटी जो उसने एसेटन करो पर्टिकुलर ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटी जो उसने डिस्क्लोज नहीं करी है, और क्यों उसने डिस्क्लोज नहीं करी है बाकायदा उसको एक शेड्यूल में सेपरेटली इंक्लूड करो. द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंपनी, तो द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंपनी बाय इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस दैट आर लाइकली टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लोन. फाइनली तो जो इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट है शुड ascertain whether any application for loan to another bank or another party has been made. तो फाइनली द इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट शुड ascertain, फाइनली जो है इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटिंग को ascertain करना पड़ेगा whether any application for loan to another bank or another party has been made or not, or if so result thereof should be examined. तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, अननेसेसरी बड़ा इसको बता के रखा है. इसको मैं अब शॉर्ट में कंपाइल कर देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा. देखो हमने ये पढ़ा है कि जो है बैंक प्राइमरीली इंटरेस्टेड रहती है कि इसको लोन दे कि नहीं दे, तो किस पर्पज़ के लिए उसको लोन चाहिए, किस सोर्सेस हमको पे करेगा, क्या सिक्योरिटी हमको दे रहा है, तो इनकेस कभी फेल हो जाता हम सिक्योरिटी ही इनकैश करवा ले. इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट को ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए कि किस पर्पज़ के लिए लोन ले रहा है, किस मैनर में उसको इन्वेस्ट करेगा, शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट क्या है, किस हिसाब से वो अपना प्रोजेक्शन बता रहे हैं, किस हिसाब से उसका एजम्पशन है, क्या उसका एजम्पशन वैलिड है, रीजनेबल है, कितना प्रॉफिट वो आगे बता रहा है, वो अर्न करेगा कैश में, कितना अर्न करेगा कैश में, कितना अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल है, वो सब देखो चेक करो. उसकी रिलायबिलिटी एनुअल प्रॉफिट की, डायरेक्टर की इंटीग्रिटी देखो, मेमोरेंडम आर्टिकल में देखो कि परमिशन दी है कि भी नहीं दी है, टू बोरो मनी एंड टू यूज़ फॉर द पर्पस, ग्रोथ देखो, परफॉर्मेंस देखो, इकोनॉमिक पोजीशन देखो. तो इस सब से जो है, और मैक्रो फैक्टर्स का क्या इम्पैक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है, तो द हाउ द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंपनी वुड बी इफेक्टेड बाय द मैक्रो फैक्टर्स, उसको देखो दैट आर लाइकली टू प्लेसिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लोन. दो द इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, तो ये तो हमने इससे जो है इससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी अंडर पॉइंट्स, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए अंडर मेंशन पॉइंट्स, ऑन द अंडर मेंशन पॉइंट्स. अब टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस फॉर जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ द शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट फर्निश्ड बाय द बोरोवर एज वेल एज द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स ऑफ द बिजनेस, टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. अब इन्वेस्टिगेट करना है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस को, जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट, तो उन्होंने जो शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट बनाया है तो उसकी एक्यूरेसी को जज करने के लिए, as well as the value of securities in the form of assets of the business have been properly already possessed
and those which will create out of the loan. The investigating accountant should take under mentioned step. वो स्टेप क्या है कि वो एक कंडेंस इनकम स्टेटमेंट बनाएगा 5 साल का, जिसमें 4-5 फिगर्स रहेंगे, इनकम, एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट. The amount of maintainable profit determined on the basis of foregoing statement should be increased by the amount. तो वो जो इनकम है, अमाउंट ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट है, जो अमाउंट ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट है, तो उसको इंक्रीज़ किया जाएगा, माना जाएगा कि उसको इन्वेस्ट कर दिया गया है, तो वुड बी इंक्रीज ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ बोरोड फंड. बाकायदा रेशियोज़ को सेपरेटली कैलकुलेट किया जाएगा, ट्रेंड चेक किया जाएगा, चेंजेस ऑफ फ्लक्चुएशन देखा जाएगा फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसका, और हैव टेकन प्लेस इन द, हाँ, तो जो है चेंजेस चेक करे जाएंगे और देखा जाएगा कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन पे इम्पैक्ट है. हमने पढ़ा है कि 2-3 तो रेशियो इजी है. करंट रेशियो, क्विक रेशियो जो है वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है. 3 सेल्स होते हैं कि सेल्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, फिर सेल्स अकाउंट डेबिट टू बुक डेप्ट. तो इन्वेंट्री, फिक्स्ड एसेट, बुक डेप्ट. फिर इक्विटी टू लॉन्ग टर्म लोन, इक्विटी टू फिक्स्ड एसेट. वो 2 फिक्स्ड एसेट कहते हैं, सेल्स टू फिक्स्ड एसेट, इक्विटी टू फिक्स्ड एसेट. फिर इक्विटी टू लॉन्ग टर्म लोन आया, सेल्स टू बुक डेप्ट आया. तो सेल्स के 3 थे, फिक्स्ड एसेट के 2 थे. तो इस तरीके से हमने पढ़ा. फिर हमने जो पढ़ा कि हम जो सेपरेट है इन द सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, जो एनुअल सेल्स जो है वो एनुअल सेल्स को प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप करके उसका ट्रेंड हम जो है वो चेक करेंगे. अब ये सब हमने देखा कि हमने कलेक्ट इन्फॉर्मेशन करी, हमने प्रॉफिटेबिलिटी को इन्वेस्टिगेट करा. अब जो एसेट एंड लायबिलिटी जो है वो भी तो देखनी पड़ेगी, जो बोरोर कंपनी की है, जो बैंक को फर्निश करा है अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ के रिस्पेक्ट में. तो उसके डिस्क्रिप्शंस, उसकी वैल्यू, इनकम्बर्ड है तो चार्ज कितना क्रिएट करा, अमाउंट ऑफ चार्ज, नेचर टू बी डिस्क्लोज, रिवैल्यू करा है रिसेंटली तो उसका रिसेंट वैल्यू, कोई रिवैल्यूएशन में इंक्रीज एंड डिक्रीज हुआ है वैल्यू तो वो बताना पड़ेगा. ही में ऑल्सो कमेंट ऑन द रिवैल्यूएशन एंड इट्स बेसिस. डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेंट्री जो है वो होल्ड करके रखता है. नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ फिनिश गुड, स्लो मूविंग और ऑब्सोलीट आइटम को कैसे ट्रीट किया जाता है. चेंजेस डेट हैव ऑकर्ड इन इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ इन्वेंट्री, इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ इन्वेंट्री में क्या चेंजेस है. तो चेंजेस डेट हैव बीन ऑकर्ड इन द इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट ड्यू टू कन्वर्जन. हो सकता है कि जो चेंजेस है हैव बीन ऑकर्ड इन द इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री, ये चेंजेस इसलिए हो सकते हैं ताकि कन्वर्जन हो गया हो इंटू फिनिश गुड और सेल. फिर इफ़ एनी इन्वेंट्री हैज़ बीन प्लेजर सिक्योरिटी, तो कितना अमाउंट ऑफ लोन लिया है. ट्रेड रिसीवेबल में कितने टाइप ऑफ डेप्ट है आपके रिसीवेबल है, क्या रिकवरी आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. देखो कि किसके रिस्पेक्ट में जो क्रेडिट पीरियड एक्सपायर्ड नहीं हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में है जो एक्सपायर होने वाला है 6 महीने के अंदर, किस पे रिस्पेक्ट में एक्सपायर हो चुका है पर हमने 6 महीने से इसकी रिकवरी नहीं करी है, तो उसके पर्टिकुलर्स को दिखाना पड़ता है. इफ़ एनी डेप्ट ड्यू टू डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज़, अगर डायरेक्टर ने डेप्ट लिया है एम्प्लॉय ऑफिसर एम्प्लॉय से लेना है तो पर्टिकुलर वो भी स्टेट करने पड़ते हैं. सब्सिडियरी से लिया है, एफिलिएट से लिया है, कुछ एबनॉर्मल डेप्ट है तो रिकवरी आफ्टर वेरियस डेप्ट सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट वो भी स्टेट करना पड़ता है कि अगर रिकवरी करी है सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट वो भी स्टेट करना पड़ता है. शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट देखना पड़ता है जो प्रिपेयर करा है, चेक करो उसका परचेज कॉस्ट, नॉमिनल और मार्केट वैल्यू, फुल पर्टिकुलर्स. और इफ़ एनी इन्वेस्टमेंट इज प्लेज ए सिक्योरिटी, अगर कोई सी इन्वेस्टमेंट को सिक्योरिटी जैसा प्लेज करके रखा है तो उसके रिस्पेक्ट में कितना लोन लिया है तो उसके पर्टिकुलर बताने पड़ते हैं. हमने अगर सिक्योर्ड लोन लिया है तो डिबेंचर इशू करके लिया हो या लोन लिया हो तो हमने सिक्योरिटी में क्या रखा है, कोलैटरल सिक्योरिटी में क्या चार्ज, कौन से एसेट को पे क्या चार्ज क्रिएट करा है हमने, तो वो बताना पड़ता है. प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन प्रॉपर्ली बनाया है कि नहीं बना है, और अगर नहीं बना है तो कितना एक्सटेंट ऑफ शॉर्टफॉल है ये बताना पड़ता है. जो अदर लाइबिलिटीज़ है उसको करेक्टली डिस्क्लोज करना पड़ता है. एन एनालिसिस अकॉर्डिंग टू एजेस ऑफ ट्रेड पेबल शुड बी गिवन टू शो डेट कंपनी हैज़ मीटिंग इट्स ऑब्लिगेशन. तो जो एनालिसिस अकॉर्डिंग टू एजेस ऑफ ट्रेड पेबल शुड बी गिवन टू शो डेट कंपनी इज मीटिंग इट्स ऑब्लिगेशन. तो बाकायदा जो एनालिसिस है उसमें एजेस ऑफ ट्रेड पेबल बताना पड़ता है कि कंपनी को ऑब्लिगेशन वो पेमेंट कर रही है, उसको वर्किंग कैपिटल पे पूरा सोली डिपेंडेंट नहीं है, ट्रेड क्रेडिट पे पूरा वो डिपेंडेंट नहीं है, बाकायदा जो है कैश का फ्लो होता है, ये बाकायदा टाइमली पेमेंट करते हैं. देखो इंश्योरेंस करवाया कि नहीं करवाया है एसेट के रिस्पेक्ट में, और क्या इंश्योरेंस कवर सफिशिएंट है, क्या आपने लास्ट प्रीमियम उसकी पे करी है कि नहीं करी है. तो वो जो इंश्योरेंस का जो आपने पेमेंट करा है, इंश्योरेंस की पॉलिसी है, तो उसको अटैच करो टू द स्टेटमेंट ऑफ एसेट जो आप सबमिट करोगे. कंटिजेंट लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में आप डायरेक्ट इंक्वायरी कर लो, करस्पॉन्डेंस चेक कर लो,
और ये चेक कर लो कि वेदर द सारे कंटिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करी है कि नहीं करी है, और एसर्टेन करो पर्टिकुलर ऑफ एनी कंटिजेंट लायबिलिटी जो डिस्क्लोज नहीं करी है। अगर डिस्क्लोज नहीं करी है तो उसको बाकायदा शेड्यूल में इंक्लूड किया जाएगा। और देखो कि जो मैक्रो फैक्टर्स का इकोनॉमिक पोजीशन पे क्या इम्पैक्ट है। एंड फाइनली द इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट शुड एसर्टेन वेदर एप्लीकेशन फॉर लोन टू अनदर बैंक, फिर देखा जाएगा कि एप्लीकेशन ऑफ लोन टू अनदर बैंक, एप्लीकेशन ऑफ लोन टू अनदर बैंक और एनी अदर पार्टी हैज़ बीन मेड। फाइनली इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट ये चेक करेगा कि जो एप्लीकेशन है फॉर लोन टू अनदर बैंक और अनदर पार्टी हैज़ बीन मेड, क्या जो लोन है वो अनदर बैंक या अनदर पार्टी को करा गया है, और इफ़ सो द रिजल्ट शुड बी एग्जामिन, और अगर ये करा गया है तो उसका क्या रिजल्ट है, उन्होंने लोन दिया कि नहीं दिया, उनके क्या रिजल्ट है, उनकी क्या आउटकम है, और जिन्होंने दिया है तो उनको टाइमली पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। और इस तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी ओवर होता है। और ये पहले तीन क्वेश्चन बहुत ही बड़े थे, और इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यू डिलिजेंस में उन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा है पर बहुत बड़ा आंसर दिया है, जिस बड़े आंसर से 3 से 4 आंसर क्रिएट हो सकते हैं, 3 से 4 अलग अलग क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कोलेक्ट करी सामने वाली कंपनी की, हमने उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करा, और सामने अब वो जो है वेरिफिकेशन, अब जो असेट एंड लायबिलिटी का स्टेटमेंट देगा, तो असेट और लायबिलिटी के स्टेटमेंट ऑफ असेट और लायबिलिटी को हमने देखा, तो हमने फिनेंशियल स्टेटमेंट के हर एक एस्पेक्ट को हमने फिर समझा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। पर ऐसा है कि क्वेश्चन 4 को पढ़ने से पहले हम एक बार क्वेश्चन 10 कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 10 छोटा है तो थोड़ा सा फील गुड इफेक्ट आता है कि यार एटलीस्ट हमने कोई से फर्दर क्वेश्चंस पढ़े हैं। सो डिस्क्राइब व्हाट आर द एरियाज इन विच ड्यू डिलिजेंस कैन टेक प्लेस। तो ड्यू डिलिजेंस के वेरियस एरियाज कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से एरियाज है जहाँ पे ड्यू डिलिजेंस जो है वो टेक प्लेस होता है। तो व्हाट आर द एरियाज इन विच ड्यू डिलिजेंस टेक प्लेस, सबसे पहले 7 एरियाज है, समझते हैं इसको। एक तो कमर्शियल और ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस, मैं उसको पूरा पहले हटा देता हूँ। कमर्शियल और ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस, फिनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, लीगल इन्वायरमेंटल पर्सनल ड्यू डिलिजेंस, तो लीगल इन्वायरमेंटल पर्सनल ड्यू डिलिजेंस, टैक्स ड्यू डिलिजेंस और इंफॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलिजेंस। अब देखो पर्सनल ड्यू डिलिजेंस थोड़ा सा नया है, इन्वायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस हमारे लिए नया है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलिजेंस, लीगल ड्यू डिलिजेंस और टैक्स ड्यू डिलिजेंस, ये जो है ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो फिनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, टैक्स ड्यू डिलिजेंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलिजेंस और लीगल ड्यू डिलिजेंस। तो टैक्स से रिलेटेड है, तो ये 4 चीज़ें हम टैक्स से रिलेटेड कर सकते हैं। ऑपरेशनल, इन्वायरमेंटल, पर्सनल, तो ऑपरेशनल, इन्वायरमेंटल, पर्सनल जो है ये सेपरेट ड्यू डिलिजेंस है जो हमको याद रखना पड़ेंगे। तो हमने पढ़ा कमर्शियल या ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस, फिनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, टैक्स ड्यू डिलिजेंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलिजेंस और लीगल ड्यू डिलिजेंस। फिर हमने पढ़ा एक पर्सनल ड्यू डिलिजेंस और इन्वायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस। तो जो ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस है, तो हम इट इज़ जनरली परफॉर्म बाय द कंसर्न एक्वायर एंटरप्राइज इन्वॉल्विंग एन इवेल्युएशन फ्रॉम कमर्शियल, स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव। तो it is generally performed by the concerned acquired enterprise involving an evaluation from तो हम जो इधर ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं, जहाँ पे इवेल्युएशन कर रहे हैं, तो इवेल्युएशन फ्रॉम कमर्शियल एस्पेक्ट से, स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से। तो जो कमर्शियल पर्सपेक्टिव से, स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से और ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से जो है इसको देखा जाएगा। तो कमर्शियल पर्सपेक्टिव, स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव और ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से जो है इन तीनों पर्सपेक्टिव से, कमर्शियल, स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव। तो जो कमर्शियल है, स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव के रिस्पेक्ट में जो है इस ड्यू डिलिजेंस को देखा जाएगा, कमर्शियल पर्सपेक्टिव से, स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से और ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से। तो कमर्शियल और ऑपरेशनल तो इधर ही लिखा हुआ है, एक नया याद रखना है कि स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा कि भैया इसको जो है इसको हमको एक्वायर करना है कि नहीं करना है, वैसे फिर इसका ड्यू डिलिजेंस करा जाता है। फॉर एग्जांपल वेदर प्रपोज मर्जर वुड क्रिएट ऑपरेशनल सिनर्जी, तो कमर्शियल पर्सपेक्टिव से ऐसा देखा जाएगा कि भैया इसको एक्वायर करेंगे तो ऑपरेशनल सिनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। फिनेंशियल ड्यू डिलिजेंस है,
तो इट इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द एंटिटी। तो फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस में हम क्या पढ़ रहे हैं, इट इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द एंटिटी। तो फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस में क्या आता है, तो फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस में आता है कि इट इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस में क्या आता है, इट इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। इधर हम बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर इन्फॉर्मेशन जो है पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल मैटर ऑफ द एंटिटी। तो इट इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, इधर हम बुक्स ऑफ अकाउंट को एनालाइज करते हैं एंड अदर इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द एंटिटी। तो बुक्स ऑफ अकाउंट को एनालाइज किया, इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल मैटर्स उसको हमने एनालाइज करा। तो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट को एनालाइज करा एंड अदर इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल मैटर, मतलब सारे बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ हमने फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को हमने एनालाइज करा। इट शुड बी परफॉर्म आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कमर्शियल ड्यू डिलीजेंस। कमर्शियल ड्यू डिलीजेंस के बाद अगर हमको समझ में आता है कि यार ऑपरेशनल सिनर्जी हो रही है, ऑपरेशनल सिनर्जी क्रिएट हो रही है, तो इसका कमर्शियल ड्यू डिलीजेंस करके हमको लग रहा है कि इसको एक्वायर कर सकते हैं, ऑपरेशनल सिनर्जी क्रिएट होगी, तो इसके बुक्स ऑफ अकाउंट का एनालिसिस करेंगे और उसके फाइनेंशियल मैटर के रिस्पेक्ट में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको एनालाइज करेंगे। इट शुड बी परफॉर्म आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कमर्शियल ड्यू डिलीजेंस। तो इसको जो परफॉर्म करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कमर्शियल ड्यू डिलीजेंस हम करेंगे। Tax due diligence. It is separate due diligence exercise, but since it is an integral component of financial status, it is generally included in the financial due diligence. ये financial status का ही एक component है, इसका separate due diligence होता है पर ये financial due diligence में covered है। Accountant has to look at tax effect of merger and acquisition। तो जो हम merger and acquisition कर रहे हैं उसका tax effect क्या है, तो accountant को इस पर look out करना चाहिए। Information system due diligence, it pertains to all computer system and related matter of entity। computer system and related matter of entity, computer system के respect में due diligence कि information system properly है कि भी नहीं है। legal due diligence में this may be required whether legal aspect of functioning of the entities are reviewed। this may be required where legal aspect of functioning of entity are reviewed। कि जो entity की जो functioning है, तो functioning of the entity, तो जो entity की functioning है तो उसका लीगल एस्पेक्ट देखना पड़ता है कि वो लीगली फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, लीगल एस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ओन बाय द एंटिटी और कंप्लाइंस विद द वेरियस स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट अंडर वेरियस लॉज। फॉर एग्जाम्पल, लीगल एस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ओन बाय द एंटिटी और कंप्लाइंस विद वेरियस स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट अंडर वेरियस लॉज। तो लीगल ड्यू डिलीजेंस में हमने क्या पढ़ा, दिस मे बी रिक्वायर्ड वेदर लीगल एस्पेक्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एंटिटी आर रिव्यूड। तो लीगल ड्यू डिलीजेंस में हमने क्या पढ़ा कि दिस मे बी रिक्वायर्ड वेदर लीगल एस्पेक्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द एंटिटीज आर रिव्यूड। तो जो एंटिटी की फंक्शनिंग है उसको लीगल एस्पेक्ट से रिव्यू किया जाता है कि जो एंटिटी की फंक्शनिंग है वो लीगली हो रही है कि नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल, लीगल एस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ओन बाय द एंटिटी, तो जो लीगल एस्पेक्ट है ऑफ द प्रॉपर्टी जो एंटिटी ने ओन करके रखी है, और कंप्लायंस विद वेरियस स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, क्या वेरियस स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इन्वायरमेंटल ड्यू डिलीजेंस, इट इज़ कैरिड आउट इन ऑर्डर टू स्टडी द एंटिटी इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंटल ड्यू डिलीजेंस में क्या हो रहा है, इट इज़ कैरिड आउट इन ऑर्डर टू स्टडी द एंटिटी इन्वायरमेंट। तो इट इज़ कैरिड आउट इन ऑर्डर टू स्टडी द एंटिटी इन्वायरमेंट। हमको अगर एंटिटी की इन्वायरमेंट को स्टडी करना है तो इन्वायरमेंटल ड्यू डिलीजेंस हमको ऑप्ट फॉर करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टिवनेस टू द एक्वायरर एंटिटी। देखना पड़ेगा क्या वो फ्लेक्सिबल है, क्या वो एडेप्टिव है टू द एक्वायर एंटिटी। तो एंटिटीज़ का इन्वायरमेंट देखना पड़ेगा, रादर देन नेचुरल इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रही है, देख रहे हैं कि एंटिटी का माहौल कैसा है, क्या वो फ्लेक्सिबल है, एडेप्टिव है। तो उसके रिस्पेक्ट में जो है इन्वायरमेंटल ड्यू डिलीजेंस हमको देखना पड़ेगा। पर्सनल ड्यू डिलीजेंस की बात करें तो इट इज़ कैरिड आउट टू ascertain दैट एंटिटीज पर्सनल पॉलिसीज आर इन लाइन। तो इट इज़ कैरिड आउट टू ascertain दैट द एंटिटीज पर्सनल पॉलिसीज आर इन लाइन और कैन बी चेंज टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। तो पर्सनल ड्यू डिलीजेंस में क्या कवर है, पर्सनल ड्यू डिलीजेंस में ये कवर है कि इट इज़ कैरिड आउट टू ascertain, तो इट इज़ कैरिड आउट टू ascertain दैट एंटिटीज पर्सनल पॉलिसीज आर इन लाइन और कैन बी चेंज टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ द रीस्ट्रक्चरिंग। तो इट इज़ कैरिड आउट टू ascertain दैट द एंटिटीज पर्सनल पॉलिसीज आर इन लाइन, क्या एंटिटीज़ की जो पर्सनल पॉलिसीज है क्या वो इन लाइन में है और कैन बी चेंज टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, क्या उसको चेंज करा जा सकता है
टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, ताकि वो रिस्ट्रक्चरिंग के रिक्वायरमेंट को सूट हो सके। तो क्या एंटिटीज़ की जो पॉलिसीज है उसको चेंज किया जा सकता है टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग। तो जो कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस है हमने ये पढ़ा कि जनरली जो इंटाइटी एक्वायर कर रही है कमर्शियल एस्पेक्ट में देखती है कि कमर्शियल और ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से देखती है कि क्या ये ऑपरेशनल सिनर्जी क्रिएट करेगी, और अगर ये ऑपरेशनल सिनर्जी क्रिएट करेगी तो बुक्स ऑफ अकाउंट को और जो फाइनेंशियल मैटर से इंफॉर्मेशन है उस पर जो है एम्फेसाइज किया जाएगा, और ये शुड बी परफॉर्म आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस, और एनालिसिस किया जाएगा। टैक्स ड्यू डिलिजेंस में ये देखा जाएगा कि इसका टैक्स इफेक्ट क्या है, मर्जर एंड एक्विजिशन का बाकायदा जो है वो टैक्स इफेक्ट क्या है। इंफॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलिजेंस में देखा जाएगा कि इट पर्टेन्स टू ऑल कंप्यूटर सिस्टम एंड रिलेटेड मैटर ऑफ द एंटिटी। तो इट पर्टेन्स टू ऑल कंप्यूटर सिस्टम के रिस्पेक्ट में एंड रिलेटेड मैटर ऑफ द एंटिटी के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा। तो कंप्यूटर सिस्टम मतलब कि उसका एंकर आईटी वाला रहेगा कि इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर है कि भी नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपर है कि भी नहीं है, आईटी इन्वायरमेंट एडिक्वेट है कि भी नहीं है। लीगल ड्यू डिलिजेंस में हमको देखना रहेगा कि जो फंक्शनिंग है वो लीगली एस्पेक्ट में वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो लीगल एस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ओन बाय द एंटिटी जो भी फंक्शंस कर रही है वो लीगली फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, एंटिटी के इन्वायरमेंट जो है वो एडेप्टिव है कि नहीं है, रेजिस्टेंस तो नहीं है, तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। पर्सनल ड्यू डिलिजेंस में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि it is carried out to ascertain the entity's personal policies are in line or can change to suit the requirement of restructuring। तो पर्सनल ड्यू डिलिजेंस में हमने क्या देखा कि इट इज़ कैरिड आउट टू ascertain, पर्सनल ड्यू डिलिजेंस है इट इज़ कैरिड आउट टू ascertain कि जो एंटिटी के पर्सनल पॉलिसीज़ है क्या वो इन लाइन है और क्या उसे चेंज किया जा सकता है विद द रिक्वायरमेंट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग। तो हमने ये सब पढ़ा कि फिनेंशियल ऑपरेशन ड्यू डिलिजेंस है, फिर कमर्शियल ऑपरेशन ड्यू डिलिजेंस है, फिर चार जो आते हैं चार हमारे टैक्स से उससे रिलेटेड आते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड, फिनेंशियल, टैक्स, लीगल और इंफॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलिजेंस, ये चार पढ़े। फिर इन्वायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस पढ़ा जिसमें एंटिटी की इन्वायरमेंट की बात करें, नेचुरल इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, और पर्सनल ड्यू डिलिजेंस की बात किया, इसमें एंटिटी की पर्सनल पॉलिसीज़ को चेक करा गया क्या वो इन लाइन में है, क्या वो चेंज हो सकती है टू द सूट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो देखना पड़ता है। तो जो इस तरीके से हमने जो है 4 से 5 क्वेश्चन करे हैं, बट जो है पहले 3-4 जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी थे, तो इसके कारण से इसमें टाइम लग गया है। बट ठीक है, एक बार समझने की देर है तो यार इतना तो ठीक है, इतना तो समझना ही पड़ेगा। एक बार समझ में आ जाए तो हम प्रॉपरली इसको जो है पर्टिकुलरली हम इसको प्रॉपरली रिवाइज कर सकते हैं, और इस तरीके से वीडियो ओवर होता है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए कंटेंट को समझते हैं। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।